नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आज के सेशन की जो सही पंक्ति है वो कुछ ये एडवर्टाइज है जिसमें सफाई के नाम पर चौंक गए वाला एक्सप्रेशन दिया जाता था। रजनीकांत का डायलॉग कि क्यों हिला डाला, यह शब्द बड़ा बनता है क्योंकि ईरान ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे ना केवल अमेरिका बल्कि पश्चिम के जितने भी देश हैं उन सब में एक भय का माहौल है। कर क्या दिया है कि ईरान ने डियागो गार्सिया में जो बेस है अमेरिका का, उसे निशाना बनाया है। यह बात छोटी बात कैसे नहीं है, आज के सेशन में जिक्र करेंगे। ईरान की जहां कैपेसिटी अमेरिका 2000 किलोमीटर ही नापता रह गया, 5000 किलोमीटर दूर जो इसने मिसाइल फेंक कर मारी है, इससे एक चिंता की लहर उठी है कि जिन बेसिस को ग्रीस के पास अमेरिका सोचा बैठा था कि सुरक्षित हैं, क्या अब उसे उनकी सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी। चर्चा जबरदस्त है, लेकिन यह अचानक हुआ या इसके पीछे कोई प्रोवोकेशन था। इतने दिन से डियागो गार्सिया निशाना क्यों नहीं बना, तो उसका कारण है कीर स्टारमर, क्योंकि हाल ही में यूके की तरफ से कहा गया कि वो यूएस को डियागो गार्सिया यूज करने की इजाजत देता है। इधर इजाजत हुई, दूसरे दिन धमाका। इसी के चर्चा आज के सेशन में, क्योंकि सीएनएन के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है कि ईरान ने 2 मिसाइलें दागी। हालांकि उनमें से कोई भी निशाने पर नहीं लगी, लेकिन फिर भी अगर 3800 किलोमीटर दूर जो बिल्कुल बेस टू बेस बात मान ली जाए तो यह बहुत बड़ी बात बनकर आती है। कहां की चर्चा हो रही है, एक बार मैप पर समझते हैं, इसके कारण समझते हैं, क्या और स्थितियां बन सकती हैं वो समझेंगे। यदि हम भारत को देखें तो भारत के दक्षिण में मॉरिशस का एक आइलैंड है जिसका नाम है डियागो गार्सिया, जो कि ब्रिटेन ने उधार मांगा हुआ है और उसने यूएस को दिया हुआ है। तो ईरान ने यहां से यहां पर आइलैंड पर निशाना लगाया है। अगर मैप में तेहरान से दिशा ढूंढी जाए तो यह 5000 किलोमीटर से ऊपर बैठती है, लेकिन अगर सारे प्रोविजंस हटा दिया जाए, कहा जाए कि यहां से उठा करके मारी हो, तो भी 3800 किलोमीटर, लगभग 4000 किलोमीटर नेक टू नेक डिस्टेंस बैठती है। इन्होंने इतनी दूर की मिसाइल चला दी। यह अमेरिकी अखबार ने हेडलाइन बनाई है कि ईरान ने टारगेट किया डियागो गार्सिया बेस विद बैलिस्टिक मिसाइल। सर, ऐसा इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि अब तक तमाम खुफिया एजेंसी, अमेरिका हो या फिर इजराइल की हो, वो 2000 किलोमीटर ही इनकी अधिकतम क्षमता जानते थे और मानते थे। लेकिन इन्होंने 4000 किलोमीटर दूर अगर सच में मिसाइल चला दी है तो यह अपने आप में एक बड़ी खबर बनती है। सबसे बड़ी खबर यह कि यह केवल अब अमेरिका नहीं, यूके को भी सीधा सीधा निशाने पर लिया गया है। कुछ इस तरह का है डियागो गार्सिया, और इसकी खासियत यह है कि अमेरिका ने जिन B-2 बॉम्बर्स से नतांज पर हमला किया था, वो B-2 बॉम्बर्स यहीं पर तैनात किए हुए हैं। बड़ी मात्रा में B-2 बॉम्बर्स यहां पर तैनात हैं और ये विशेष रूप से ईरान पर हमला करने के लिए ही लाए गए थे। दुनिया में B-2 बॉम्बर्स को 6th जनरेशन फाइटर जेट के तरीके से अमेरिका प्रेजेंट करता है। वो इन्हें F-35 से भी ऊपर का मानता है। ये मानता है कि ये पकड़ में तो आते ही नहीं है, और ये जो गोला फेंकते हैं वो दुनिया में सबसे गहराई तक जाकर पेनिट्रेट कर सकता है, मतलब इतने हैवी बम को ले जाने में सक्षम है। ऐसे में इस जगह जहां B-2 बॉम्बर खड़ा है, जिसे उड़ते निशाना ना बनाया जा सके लेकिन खड़े को निशाना बना दिया गया हो, तो यह एक बड़ी चर्चा का विषय हो सकता है। हालांकि अभी निशाना बनाने की बात नहीं है, इस बेस को निशाना बनाने की हेडलाइन बन रही है। कुछ इस तरह से यहां पर युद्धपोत तैनात रहते हैं, वॉरशिप तैनात रहते हैं, और कुछ इस तरह से यहां पर फाइटर जेट्स और B-2 स्प्लिट तैनात दिखाई सैटेलाइट में देती है। ऐसे में यह भी माना जाता है कि अमेरिका ने जो हाल ही में भारत के नजदीक से निकलती IRIS देना को निशाना बनाया था, वो सबमरीन भी डियागो गार्सिया पर ही तैनात थी। ऐसे में अगर डियागो गार्सिया पर फिर से मिसाइल की चर्चाएं हैं, तो क्या अमेरिका को इस बात के लिए चिंतित होना चाहिए कि उसका एकमात्र बेस जिस पर हमला हुआ है वो डियागो गार्सिया है? क्योंकि वेस्ट एशिया के अंदर जिन देशों में फिलहाल हमले हो रहे हैं वो किसी और देश की ली हुई टेरिटरी है। यहां तो यूके और यूएस संयुक्त रूप से युद्ध अनाउंस कर चुके हैं और वहां हमला अपने आप में बड़ा है। हालांकि डियागो गार्सिया का विवाद लंबा पुराना है, आपको कई बार हमने सेशन के अंदर जिक्र भी किया है। अमेरिका लंबे समय से ब्रिटेन से इसे मांग रहा था कि भैया यहां से हमें हमला करने की इजाजत दो। ब्रिटेन ने मना कर रखा था, लेकिन ट्रंप ने बीते 2-4 दिनों में जो नाटो को धमकी दी, उसके बाद में हमने आपको 2 दिन पहले भी बताया था कि 6 यूरोपियन देश तैयार हुए कि आइए सर, हम तैयार हैं युद्ध में आपके साथ चलने के लिए। तो उनमें से ब्रिटेन भी तैयार हुआ था और उसने डियागो गार्सिया को हमला करने की इजाजत दी थी। ब्रिटेन क्यों तैयार नहीं हुआ था, उस पर भी हमने कई सेशंस आपको पहले किए हैं। लेकिन हां, अब यूके तैयार हो गया है, यह भी अमेरिका के लिए एक बड़ी एडवांटेज है। यूके का तैयार होना 21 मार्च को ही हुआ कि ठीक है सर, हमारा बेस आप यूज कर लो। और आज के दिन आप जो खबर सुन रहे हैं वो 21 मार्च पे ही है।
आज सुबह खबर बनकर आई कि डियागो गार्सिया तैनात करने के लिए यूज कर सकते हो, हमला करने के लिए यूज कर सकते हो, और उसी के बाद हमले की खबर आ जाती है। देखिए ये जो हेडलाइन बनी है ना 21 मार्च की है, आज के सुबह अखबारों की है, रात से ही कारस्तानी चल रही है। असल में 21 मार्च को आज सुबह सुबह मतलब रात्रि, कल की रात 12:30 बजे ईरान के विदेश मंत्री ने ट्वीट करके कहा कि देखो भाई, ब्रिटेन के जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि वो ईरान पर हमला करें। ब्रिटेन के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनकी मंशा नहीं है कि ईरान युद्ध में ब्रिटेन शामिल हो, लेकिन कीर स्टारमर जबरदस्ती अमेरिका के दबाव में आकर के तैयार हो गए। अब उनका तैयार होना गलत है, और ऐसे में अगर प्रधानमंत्री अपने ही लोगों की बात नहीं मान रहे हैं तो यह सुरक्षित नहीं है ब्रिटेन के लिए। हम पहले ही चेतावनी दे रहे हैं, बाद में मत कहना बताया नहीं था। मतलब आप सोचकर देखो कि 12:30 बजे तो इन्होंने ट्वीट डाला है आज, और फिर सुबह सुबह हेडलाइन बन जाती है कि ईरान ने डियागो गार्सिया पर हमला कर दिया है। चर्चा जो बनी वो इसलिए क्योंकि यह जगह ईरान से बहुत दूर है। ईरान के पास जो मिसाइलें हैं वो 2000 किलोमीटर तक की मार की मानी जाती हैं, लेकिन इतना दूर मिसाइल चली जाएगी यह मानना अभी तक संशय का विषय था। कहा जा रहा है कि एक खोरा शहर 4 नाम की इनकी मिसाइल हो सकती है, जो कि 3000 से 4000 किलोमीटर की दूर में मार कर पाई होगी। इसका डर इस बात का बना कि रणनीतिक रूप से अब युद्ध के मायने बदल जाएंगे, क्योंकि अब तक इजराइल ही मार किया जा सकता था, अब यूरोप के अंदर भी मार किया जा सकेगा। मतलब इसकी रेंज जो है ना वो चर्चा का विषय है कि यह मिसाइल अगर यहां तक पहुंची है तो इसकी मिसाइल से अब ग्रीस से पार भी जाया जा सकेगा, उतनी दूर तक यूरोप में हमले किए जा सकेंगे। अगर ऐसा है तो यूरोप में बहुत सी जगह पर अमेरिका अपने अड्डे बनाकर बैठा है, उन सबको निशाना बनाया जा सकेगा। इसी तरह से दुनिया भर की चर्चाएं लोगों की चल रही हैं कि ईरान ने वो कर दिखाया जो एक्सपेक्टेड नहीं था, उसने वो मिसाइल चला दी जो एक्सपेक्टेड नहीं थी। अब चर्चा यह है कि अमेरिका का कहना है कि हमने इसको अपने इंटरसेप्टर्स के थ्रू रोक लिया। निश्चित ही अमेरिका के पास बड़े उन्नत किस्म के इंटरसेप्टर सिस्टम हैं जो मिसाइलों को आते हुए हवा में ही रोक देते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती यह है कि अमेरिका भले ही रोक दिया हो, लेकिन कई जगह ऐसी भी तो होंगी जहां पर यह सोच भी नहीं रहा होगा कि यहां हमला हो सकता है। जैसे इसराइल के बाहर मेडिटेरेनियन सी के अंदर कार्टे, जिस जगह पर अभी इनका अब्राहम जो फोर्ड करके इनका गेराल्ड फोर्ड वॉरशिप है वो सुधरने गया है, वो ये तैयारी में भी नहीं होंगे। इनको लगेगा ही नहीं कि ईरान इतना दूर मार करने आ जाएगा, ये वहां ईरान पर मार करने चला गया। इसके अंदर कई और समीकरण भी बनते हैं। समीकरण ये बनते हैं कि ये हो सकता है हमला दिख ईरान से रहा हो सकता है यमन से हुआ हो, और तीसरी बड़ी बात यह भी हो सकता है कि अमेरिका ने खुद किया हो, क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसीज हैं। अभी तक यूरोप अमेरिका के साथ आ नहीं रहा है। एक रात पहले ब्रिटेन बोला है कि हम डियागो गार्सिया यूज करने की इजाजत देते हैं, अगले दिन हमला हो जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका चाहता है कि बस एक बार यूरोप पर हमला हो तब ये सब मिलकर मेरे साथ युद्ध करने चलेंगे। कुछ भी संभव है। यमन बहुत दिनों से गोला नहीं दागा है, हो सकता है कि यह गोला 2000 किलोमीटर का ही हो, लेकिन यमन से दाग दिया हो, तो यमन से डियागो गार्सिया 2000 किलोमीटर की रेंज में होगा, हो सकता है वहां से दाग दिया हो। तो अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन अगर वाकई में ईरान से यह मिसाइल चली है और अमेरिकी लोग सच बोल रहे हैं कि हमने 2 मिसाइलों को न्यूट्रलाइज किया है, मतलब हो सकता है अमेरिकी झूठ भी बोल दें, क्योंकि 2 अधिकारियों के हवाले से यह बात आई है। झूठ की बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2 अधिकारियों के हवाले से खबर आई, दुनिया में खबर बन गई, लेकिन अमेरिका इसे अपने पक्ष में सेंटीमेंट बनाने के लिए भी तो यूज कर सकता है। ब्रिटेन को यह कहकर के देख लो तुम्हारे अड्डे पर हमला किया इसने, तुम भी चलो मेरे साथ युद्ध करने। अभी तो तुम यूज करने की परमिशन दे रहे हो, तुम्हारे फाइटर जेट नहीं उड़ा रहे, तुम्हारे अपने लोग मरने नहीं भेज रहे हो, चलो मरने भेजो। तो कुछ भी संभव है, लेकिन रिसर्च संस्थानों का मानना है कि ऐसा अगर होता है तो ये इनकी खुर शहर करके जो मिसाइल 3000 से लेकर 4000 की रेंज की है वो हो सकती है, और इन्होंने लंबे समय तक इसको छुपा के रखा हो। यह भारत के अंदर भी चर्चा का विषय बना। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने भी लिखा इसको ट्विटर पर कि भाई सुनो, यदि ऐसा हो रहा है तो युद्ध की दिशाएं अब बदल रही हैं। इजराइल की तरफ से भी एक एम्बेसडर लिखते हैं कि साहब अगर ऐसा होता है तो यह युद्ध के मायने मिसाइल परीक्षण बदल देगा, क्योंकि मिसाइल ईरान ने जो घोषित कर रखी है रेंज उससे ऊपर है, और यह दर्शाता है कि इसकी रणनीति में बड़ा परिवर्तन हो रहा है, और ये सब चिंताएं बहुत बड़ी चिंताएं कंसीडर की जा सकती हैं। बात हो खुमैनी की, जिस समय से B-2 बॉम्बर्स की बातें की जा रही हैं कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से अमेरिका ने सारे काम किए थे, वो B-2 मिडनाइट हैमर असल में तैनात 2 अप्रैल को अमेरिका ने यहां किया था, और उससे 2 दिन बाद ही ईरान ने 2025 में एक वीडियो शेयर करते हुए कहा था कि हम इसको निशाना बना सकते हैं।
तो आज वो पुराना वीडियो फिर से रीसरफेस हो रहा है। 7 अप्रैल 2025 को आईआरजीसी का दिखाया हुआ वो वीडियो जिसमें वो B-2 बॉम्बर्स को निशाना बनाने की दावे कर रहे थे। आज वो वीडियो फिर से सरफेस हुआ कि ये लोग तो पहले ही कह चुके थे कि हम इसे निशाना बनाएंगे। खैर, इन सब बातों से एक चीज तो स्पष्ट है कि ईरान का मिसाइल का जो असलहा है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका ने यह जरूर सोच लिया कि इन्होंने इसकी मिसाइल क्षमता को न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन ऐसा करके यह अपने आप में एक बड़ी चुनौती पेश कर दिया है। 4,000 किलोमीटर की रेंज निश्चित ही संघर्ष को अब वैश्विक स्तर पर लेकर जाएगी। कई यूरोप के बड़े देश अब निशाने पर आ सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि युद्ध का दायरा बढ़ सकता है, और बढ़ा तो अमेरिका के बाद यूरोप भी निशाने पर हो सकता है, और यूरोप निशाने पर होना युद्ध को व्यापक करेगा, और व्यापक होता युद्ध विश्व को, खाड़ी युद्ध को विश्व युद्ध की तरफ धकेल सकने की क्षमता रखता है। रही बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर क्योंकि अभी हाइफा, इजराइल में हाइफा के पास जो गैराल R4 था इनका, वो तो जहाज दूर चला गया है। वहीं दूसरा जहाज जो ऑलरेडी अब्राहम लिंकन खड़ा है गल्फ ऑफ ओमान में, उसकी मदद करने के लिए अभी त्रिपोली चल करके यूएस नेवी का जो वॉरशिप कैरियर है वो त्रिपोली चलते हुए आ रहा है, और वो इस समय श्रीलंका पार कर रहा है। ये वही लोकेशन पार कर रहा है जहां IRIS देना पार किया था और वो डूब गया था। देना वाली जगह से त्रिपोली पार कर रहा है, और ऐसे में डियागो गार्सिया पर निशाना बनाकर ईरान ने इस पूरे के पूरे त्रिपोली के मिशन को भी चिंता में डाल दिया है कि वो अमेरिका के साथ इस IRIS देना का बदला लेना चाहता है। अमेरिका ने जिस तरह अपनी सबमरीन से निशाना बनाया था, बिल्कुल वैसे ही अमेरिका को भी चुनौती दी जा सकती है। अब देखना होगा ईरान की थ्रेट्स में जो सबसे कम चीज जो निकली है अब तक, जो सबसे ईरान जहां नाकाबिल रहा है वो ये कि इन्होंने मिसाइल तो चलाई लेकिन इनइफेक्टिव चलाई। मिसाइलें चली तो सबसे ज्यादा पश्चिम एशिया के देश दुबई, UAE, सऊदी, ओमान, इन सबको नुकसान पहुंचाया, लेकिन इजराइल और अमेरिका के ऊपर कोई भी निर्णायक नुकसान पहुंचाने में ईरान की मिसाइलें फिलहाल नाकामयाब ही रहती दिखी हैं। देखना होगा कि यदि ये कुछ स्ट्रेटेजिकल मिसाइल यूज करते हैं, क्योंकि अमेरिका की तरफ से और इजराइल की तरफ से जो भी मिसाइलें चलाई गई वो इतनी प्रिसाइज थी कि घर पर मारा गया तो हम नहीं मरे, लारिजानी को मारा गया तो वो मरे, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन पर चली हुई मिसाइलें थी। लेकिन ईरान की तरफ से चली हुई जो मिसाइलें हैं वो केवल पटाखों की तरह तमाशे कर रही हैं, टारगेट किलिंग तक नहीं कर पा रही हैं। इसका मतलब अभी इनका मिसाइल क्षमता उतनी ताकतवर भी नहीं है जितनी अमेरिका और इजराइल के पास है, लेकिन हां, चुनौती तो पेश कर ही रहे हैं। जैसा भी होगा आपको अपडेट के रूप में आगे जानकारी दी जाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिंक कमेंट बॉक्स में सब्सक्राइब का आपको साफ ऊपर दिख रहा होता है, उसको प्लीज दबा दीजिए। धन्यवाद।